लंच में था पालक पनीर, और पालक पनीर ये बनाती है कुकर में। पहले ना कढ़ाई में बनाया करती थी, फिर एक दिन देखा मैंने कुकर में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो आज मैंने स्पेशली बोला था कि कुकर वाला बनाओ, जल्दी भी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये वाला कप ना मैं ढूंढ रही हूँ बहुत टाइम से कि एक तो रख दिया मैंने डिश वॉशर में, ये दूसरा आखिर गया कहाँ? कहीं नहीं है, लिविंग में नहीं है, डाइनिंग में नहीं है। अभी देखती हूँ तो अंगद ने सुबह चाय पिया काम करते करते ऑफिस का, और यहाँ पे रख दिया। अब कौन याद रखे कि इस रूम में भी कप हो सकता है। मेरे व्लॉग्स ना ऐसे बहुत सारी लेडीज देखती हैं जो भी प्रेग्नेंट है, और मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारे मैसेज भी करती हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलता है, या उनको मेरी जर्नी देख के अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो वो जान के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं जो ऑलरेडी इसी जर्नी पे है, और उनको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लगे मेरी लाइफ देखने से तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है जो मुझे शेयर करनी थी, जो मैंने नोटिस किया है जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट की है शो करना, और उसमें से जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस वाले पार्ट बताए, चाहे वो मेरी कंसीविंग जर्नी है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस, जो भी है, जितना भी इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए ना, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उन लेडीज से जो कंसीव करने का ट्राई कर रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछती है। और मैंने ये नोटिस किया ना, जो मुझे लगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये देखा मैंने कि जो बेसिक नॉलेज है ना अपनी खुद की बॉडी को लेकर के भी, वो भी मिसिंग है। मतलब जो बहुत ही आम चीजें हैं जानने के लिए, जैसे काफी लोग मुझे पूछते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद सिम्टम्स वाला कि ओव्यूलेशन क्या होता है मैम। तो मुझे ही जान के लगता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है और इतना बेसिक चीज भी उसको नहीं पता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, वो भी आज के जमाने में जब इंफॉर्मेशन हर जगह इतना इजीली अवेलेबल है, या बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है लेकिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में देखिए हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। अभी कोई मेरा भी तो व्लॉग देख रहा है ना, उसके लिए मतलब उसको यूट्यूब चलाना तो आता है, तो फिर ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये भी तो आपको मिल जाएंगे ना यूट्यूब में। और ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए इंग्लिश ही आना चाहिए या इसके लिए साइंटिफिक चीजें समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत सरल भाषा में हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और पूरा बताते हैं कि कैसे क्या होता है पीरियड्स, क्या होता है ओव्यूलेशन, आपकी खुद की बॉडी के बारे में, या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो उसमें बेसिक क्या क्या चीजें आपको जाननी है। जैसे मैंने एक ऐप जो ज्वाइन किया हुआ है प्रेगनेंसी वाला, जो मैं हमेशा बताती हूँ, तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के ना मुझे एक्चुअली बहुत अजीब सा लगता है। क्या करती हैं बहुत सारी लेडीज, अपना यूपीटी का डाल देती हैं फोटो, मान लीजिए 2 लाइन उसमें है, और क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉजिटिव है, फिर लोग नीचे रिप्लाई करते हैं यस इट इज पॉजिटिव, कांग्रेचुलेशंस। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब जो पैकेट होता है ना यूपीटी का, अगर आप पलट के देखोगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में उसमें लिखा रहता है कि 2 लाइन हो तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो, 1 लाइन हो तो उसका क्या मतलब है, मतलब पता रहता है, आप वो पढ़ सकते हो। फिर भी एश्योरेंस चाहिए दूसरों से, इजी आंसर चाहिए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ आप मुझे बताओ। और मुझे लगता है कि इतना बेसिक्स भी समझ नहीं आ रहा। जब रेसिपी जाननी होती है तो कैसे यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं रेसिपी, एक स्टेप बाय स्टेप देखते भी हैं और कॉपी करके अच्छे से बना भी लेते हैं। तो फिर ये चीजें के बारे में मैंने देखा कि बहुत नॉलेज लोगों को कम है, बस डिपेंड करते हैं कि सामने वाला बस जवाब दे दे इजीली और काम हो जाए। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपका क्या कहना है कि क्यों ये कमी है लोगों में। फाइनेंस, टैक्स कैसे भरा जाए, वो सब तो बहुत दूर की बात हो गई। प्रॉपर्टी को लेके कुछ समझना, वो सब तो बहुत दूर की बात होगी। बेसिक्स खुद का ओव्यूलेशन, पीरियड्स में भी क्लैरिटी नहीं है। और फिर जो मिथ चलते आ रहे इतने सालों से हमारे देश में, जो मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी मिथ, वो ऐसे ही प्रिवेल होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं हो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाएगा। जैसे मैंने एक देखा था, अगेन उस ऐप में आया था क्वेश्चन कि कोई बंदी बोलती है कि उसकी सास उसको दोपहर में प्रेगनेंसी में सोने को मना करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर तुम दोपहर को सोओगी तुम्हारे जो बेबी है वो दब जाएगा। और वो लेडी इस चीज को मान रही हैं और पूरा दोपहर वो अलर्ट रहती हैं, उनकी सास मजे से सोती हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, सास क्यों हावी हो पा रही है उनपे? क्योंकि आपको खुद नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, आप काउंटर रिप्लाई कर ही नहीं सकते हो। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, पढ़े लिखे नहीं होगे, बातों को नहीं समझोगे, सामने वाला मौका का फायदा उठाएगा, आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। तो सभी औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब में सिर्फ रेसिपीज ना देखें, ये सब चीजों के बारे में रिसर्च करें, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। इतना बड़ा मेरा पोपट हुआ है ना अभी कि मैं क्या बोलूं। वो तो कैमरा ऑन नहीं था वरना आप लोग भी देख लेते।
तो ना मिंत्रा से मैंने कुछ चीजें मंगाई थी, अपने लिए कुछ नाइटवेयर मंगाया था और एक मैंने गिफ्ट मंगाया था अंगद के लिए, जो मैंने सोचा था उसको फादर्स डे में दूंगी। तो इसी महीने फादर्स डे है, तो 3-4 चीजें मंगाई थी। तो डिलीवर हुआ, मेरे ध्यान में नहीं था कि क्या डिलीवर हुआ, और अंगद ही कुरियर रिसीव करता है, खोलता है तो उसको दिख जाता है वो जो मैंने उसके लिए मंगाया। और जब वो खोल रहा है तभी भी मुझे नहीं चमक रहा है कि ये हो सकता है मेरा ना हो, उसके लिए जो मंगवाया है वो आया हो। और उसने खोल लिया और देख लिया, तो मेरा हो गया पचका। मैंने मंगाया था जल्दी थोड़ा सा कि छुपा के रख दूंगी और फिर उसको उस दिन दूंगी, तो मूड ही ऑफ हो गया। पर खैर एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो क्या एक्सचेंज कर लो। एनीवेज क्या लिया था वो अब देख लीजिए। अब तो उसको उस दिन मैं फिर से दे दूंगी फादर्स डे के दिन, पर ये सीक्रेट ना हो नहीं पाया है। तो क्या है, देखिए ये कोड सेट है अंगद के लिए, उसके पास एक भी नहीं था। मेरे को तो उसने एक गिफ्ट किया था पर उसके पास एक भी नहीं था, और आजकल बहुत चला हुआ है। तो ये रहा शर्ट और नीचे ये रहा शॉर्ट्स। तो मुझे एक तो कलर बड़ा अच्छा लगा, ब्लू में इतना वाइब्रेंट, हल्का हल्का सा इसमें ना पिंक भी है, कपड़ा भी अच्छा है। ब्रांड का नाम है स्निच। और अंगद ने जैसे खोला ना, देखा स्निच लिखा हुआ, कह रहा अरे ये वाला ब्रांड तो उसमें आया था, शार्क टैंक में आया था। मुझे वो सब याद नहीं था शार्क टैंक में आया था कि नहीं, मुझे तो बस दिखा अच्छा लगा। तो एक्स्ट्रा लार्ज मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि थोड़ा सा ना ढीला ढीला रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो एक्स्ट्रा लार्ज में भी शॉर्ट्स, मतलब शर्ट तो एकदम परफेक्टली फिट आ गया है उसको, और शॉर्ट्स कह रहा है कि ओके थोड़ा और बड़ा होता तो कह रहा है और अच्छा रहता, पर अगर मैं इसको डबल एक्स करूंगी ना तो फिर शर्ट ढीला हो जाएगा। पर एक्सचेंज क्यों कर रही हूँ वो बताती हूँ। तो 2 पॉकेट है, एक तरफ का पॉकेट सही है, दूसरी तरफ का पॉकेट जो उन्होंने सील दिया है आधा ही एक्सेस हो पा रहा है, मतलब हाथ नहीं जाएगा उसमें। तो अंगद ने कहा काम करो एक्सचेंज कर लो, सेम साइज रखो पर एक्सचेंज करवा लो। तो ये हो गया है मेरा एकदम पोपट। कहा मैंने सोचा था मंगवा के रख लूंगी, उसको गिफ्ट करूंगी। खैर उसने पहन के देखा, अच्छा लग रहा है। चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी चाय बना ले रही हूँ क्योंकि अंगद जाएगा जिम, तो 6:30 को जिम चला जाता है। तो उससे कुछ देर पहले अगर चाय, क्योंकि बिस्किट के साथ खाते हैं ना, तो कुछ देर पहले खा ले तो बेटर है। कौन सा चाय पत्ती यूज करती हूँ कई बार कमेंट आता है, देखिए ये वाला ताजमहल। एक बीच में वाघ बकरी करती थी, वो भी मुझे अच्छा लगता है, पर फिर बैक टू ताजमहल आ गई। ये मैंने नया एक नाइफ लिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें देखिए इस तरीके से कवर दिया गया है। तो अभी जो हम लोग गए थे ना ट्रिप पे वायनाड, तो चाकू लेके गए थे, तो नॉर्मल वाला चाकू ले गई थी मैं, ये वाला। तो इसमें क्या है कि कवर नहीं है, तो बहुत दिक्कत आई थी ले जाने में। इसको मैं प्लास्टिक वगैरह पे लपेट करके मैंने बैग में रखा था ताकि हाथ लगे तो ऐसा कटवट ना जाए निकालने में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा एक कवर वाला अगर ले लेंगे ना तो ट्रैवलिंग में ऐसे इजी रहेगा, फ्रूट्स वगैरह कट करना हो तो देखिए ये कितना सुंदर है दिखने में। और इसमें ना 2-3 मतलब अलग अलग ऑप्शन थे, मैंने ये वाला चूज किया। कुछ 200 रुपीज का है, मैंने अमेजोन से लिया, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, इतना अच्छा है ये। देख के लगता है ना कि धार नहीं होगा, बिल्कुल भी नॉर्मल सा होगा, पर ये देखिए इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही धार है कि संभल के आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने शेयर किया था आपके साथ में मेरा वो वाला वीडियो, एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो, तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आए पंडित जी का नंबर लेने के लिए, और मैंने 500 प्लस लोगों को नंबर उनका दिया होगा। उनमें से काफी लोग ऐसे थे जो नंबर लेने के बाद बोलेंगे ये क्या कुछ चार्ज भी करेंगे, क्या कोई इनका कंसल्टेशन फीस होगा। तो मैं रिप्लाई देती थी कि ऑफ कोर्स होगा, कोई कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फ्री में थोड़ी करेगा, तो होगा। कुछ लोग पूछेंगे ये कितना चार्ज करेंगे, तो मैं तो उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं कैसे किसी के बिहाफ में कोट कर दूं। तो मैं वही बोलती थी कि मैंने 1.5 साल पहले कांटेक्ट किया था, अब आप कांटेक्ट करो, वो बताएंगे उनको कितना चार्ज करना है। खैर, तो ये बात तो हो गई। एक बंदी आई थी कि कहीं ज्यादा तो कुछ चार्ज नहीं करेंगे, मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, आप उनसे बात कर लो, मेरा काम था आपको नंबर देना, वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताना। खैर, तो ये जो चीज है ना, ये मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व की है कि जहां पे ना दक्षिणा देने की बात आती है ब्राह्मण को, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं अपने कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही हूँ, एक जनरल ह्यूमन सेंस में मैं बोल रही हूँ। मैंने एक जगह ये नोटिस किया था, आज से कुछ साल पहले एक जगह पे थी मैं, वहां पे पूजा हुआ घर पे, और जब दक्षिणा देने की बात आई बहुत ही बेयर मिनिमम, बहुत ही
मैं तो चौंक गई, मतलब 200 की 250 रुपए उन्होंने दे दिया पंडित जी को, और मैं शॉक्ड हो गई। और उसके बाद वो लोग बात भी कर रहे थे कि इसको क्या अभी कुछ खाना भी खिलाना पड़ेगा, मतलब इस तरीके का। और मुझे ये व्यवहार देख के इतना दुख होता है। तो मैं, और जैसे ये भी बात हो गई कि कंसल्ट करेंगे तो क्या पैसे देने पड़ेंगे, कितना देना पड़ेगा। एक गरीब ब्राह्मण आपसे कितना मांग लेगा, आपका जायदाद नहीं मांगेगा, डोंट वरी, 5 लाख उसका फीस नहीं होने वाला है। तो ना यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप कोई भी पूजा करवाते हो और ब्राह्मण को बुलाते हो घर पे, या कोई भी इस तरीके का सर्विस लेते हो, आपने कुंडली बनवाई, आपने हाथ दिखवाया, अपने बच्चे का नामकरण में बुलाया, आप प्लीज ब्राह्मण को दान देने में, दक्षिणा देने में कभी कंजूसी मत करिएगा। उस पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा। मतलब आप कितनी भी श्रद्धा से आपने सत्यनारायण की कथा करवा ली, कितना भी भगवान को प्रसन्न कर लिया, उनको 10 तरह की मिठाई दे दी, 50 तरह का फल दे दिया, पर उस गरीब ब्राह्मण को जो पूजा करवाने आया, अगर आप उसको बेर मिनिमम देके छोड़ देते हो, उसका आप उतना नहीं देते हो जितना आज के जमाने में जो महंगाई हो गई है बनता है, तो आपको उस पूजा का फल भी नहीं मिलता है। मैंने ये चीज देखी है, लोगों के अंदर बहुत ही रहता है कि इनको दे देंगे, कुछ कम कम दे देंगे, 300 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, वो बेचारा आपके लिए 3-4 घंटा पूजा करवाता है। पर ये लोगों की मानसिकता देखिए, आपके जीवन का बड़ा प्रॉब्लम आपको उनसे सॉल्व करवाना है, आपको उनसे बात करनी है। वो 80 साल के एजेड आदमी है, वो आपके लिए बैठ के कुंडली बनाए, इतना टाइम निकाले, आपकी मदद करे, आपको उससे पता नहीं धन दौलत, नौकरी, बच्चा, पता नहीं आपको क्या क्या मिलने वाला है, पर आप सोच रहे हो कि ये कितना फीस लेगा। वो क्या 2 लाख रुपए मांग लेगा? नहीं ना, कितना मांगता है, कोई 2000, कोई 3000, यही तो होगा रेट, लगभग तो इतना ही होता है उसके लिए मन में। तो जहां आपके मन में ये है ना, तो भगवान भी वो सुन रहे हैं, भगवान भी वो मंशा देख रहे हैं। तो जब तक ब्राह्मण अगर खुश होकर उस पूजा से या उस सर्विस से नहीं हुआ है, उसको तृप्ति नहीं मिली है, आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये बात हमेशा लाइफ टाइम याद रखिएगा। अगर वो 100 मांगे, मतलब मैं इस पंडित जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ की बात कर रही हूँ, इनका तो फिक्स सर्विस कॉस्ट होगा। जनरली जो आप पूजा कराते हो, सामने वाला 100 मांगता है ना, आपके अगर कैपेसिटी में है तो उसको 110 जरूर दीजिएगा। और सिर्फ वही मत दीजिएगा, हो सके तो 1 जोड़ी धोती दे दीजिए, उनके बच्चों के लिए मिठाई दे दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं घटेगा, आपका बढ़ेगा ही। आहा, ये देखिए क्या हवा मस्त चल रही है, बाहर से इतनी अच्छी हवा आ रही। ये रूम ना सबसे ठंडा रूम रहता है, इस बैल्कनी की वजह से इतनी अच्छी इसमें से हवा आती है। ओह वाह 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 वाह, खोल ही देती हूँ पूरा। चल ही रही है हवा, देखिए आगे पत्ता वत्ता भी हिल रहा है ना। अभी नीचे जाऊंगी वॉक करने के लिए। थोड़ा कपड़े धो लिए हैं, सूख भी गए हैं, ये फायदा है ड्रायर का, कभी भी धो लीजिए, जरूरी नहीं है कि दिन में ही धोना है। शाम को डाल दिया आपने, धुल गया, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, पर कपड़े निकालेगा तो अंगद इसमें से झुक झुक के। ये प्रेगनेंसी फेज के लिए थोड़ा सा ये वाला वॉशिंग मशीन जो है प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो झुकना अवॉइड करना चाहिए, बेटर है। पर उसके बाद काम में अच्छे से आएगा। और ये देखिए, ये मैंने ले रखा है, एक्चुअली ये बहुत काम में आता है। जैसे आपको सॉक्स धोना है, अंडरगारमेंट्स हो गए, रुमाल हो गया, तो कितने छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या हुआ, कोने कोने में घुस जाएंगे, आप बैठ के ढूंढते रहोगे। तो वो सब आपको इसमें डाल देना है, और फिर आप इसके साथ में धोने में डाल दो। स्पेशली बेबी के आने के बाद क्या होगा ना, उसके छोटे छोटे जो मिटेंस वगैरह होंगे, वो सब कुछ इसमें डाल के मैं वॉश कर लूंगी, और ड्राई भी इसी में हो जाएंगे। तो क्या होगा, उसको निकालना नहीं पड़ेगा ढूंढ ढूंढ करके, इतने छोटे छोटे होते हैं ना, उसी के लिए मेनली लिया है। पर अभी हम लोग भी यूज कर रहे हैं। और मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप ये कहाँ डालते हो, मैंने दिखाया था ना कि मैं ये डालती हूँ फैब्रिक में, बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो देखिए, आप कोई भी आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका टॉप लोड है या फ्रंट लोड है, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इसमें बोला गया है कि ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट में हमें डालना है, चाहे हम सर्फ डालें या लिक्विड डालें। ये बीच वाला जो आप देख रहे हो ना, इसमें डालना रहता है। ऐसा कोई भी आप अगर डालो एडिटिव जिससे स्मेल अच्छी आती है, या फिर आपको फैब्रिक के लिए कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे डालती हूँ। रोटी बना ली है, सब्जी दाल तो था ही था, तो फटाफट काम हो गया। अंगद की चल रही है मीटिंग, तो मैंने बना के रख दिया है, आधे घंटे के अंदर मैं खाऊंगी, अगर वो फ्री होता है तो वो भी साथ में खा लेगा। बाकी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 2 अंडे रोज के खाने। तो जैसे कि सुबह मान लीजिए मैंने एक पराठा खाया, तो 1 अंडा तब निपट गया, और 1 बॉइल्ड एग अभी रात को मैं खा लेती हूँ। और अगर सुबह मान लीजिए नाश्ते में है पनीर पराठा या कुछ और खा लिया, तो फिर 2 बॉइल्ड एग खाना पड़ता है। पर उस केस में ना 1 बॉइल्ड एग का मैं येलो वाला पार्ट निकाल देती हूँ, क्योंकि मेन जो प्रोटीन है वो व्हाइट वाले पार्ट में है। तो इस तरीके से अंडा लेकिन खाना ही खाना है, प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन पीना ही पीना है। दाल तो खाती ही खाती हूँ, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने को मुझे बोला था। अब जब ग्रोथ स्कैन होगा
तो बेबी का वेट मेनली मैटर करता है, प्रोटीन कितने अच्छे से खा रहे हो उस पे। तो ग्रोथ स्कैन में चलेगा पता वेट अभी कैसा है क्या है, जो होने में भी टाइम है थोड़ा सा, आई गेस अभी और तो ही है 1 महीना, तब ग्रोथ स्कैन होगा। और मुझे 5D स्कैन कराना है, 5D बोलिए 4D 3D तीनों में से जो भी हो जाए, या तो मैंने डिस्कस किया था मुझे करवाना है, तो उसका टाइम अब नजदीक आते जा रहा है। और अभी तक मैंने रिसर्च उतना स्टार्ट नहीं किया। एक तो मुझे पता है कहाँ पे होता है, जहां पे मैं जाती हूँ ना लैब में, एडोन लैब, वहां पे होता है। पर वहां पे जो होता है उसमें वो CD विडी नहीं देंगे आपको, वो सिर्फ शायद से वहीं पे दिखा देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। मुझे चाहिए कि CD में वीडियो टाइप का जो देते हैं ना वो देने का। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था। तो अपोलो क्रैडल में एक ब्रांच है कि JP नगर या जयनगर कहीं पे, वहां पे भी होता है। और Cloud9 एक है अगेन जयनगर में, वहां पे होता है। और ऐसा 1-2 हॉस्पिटल का नाम आया था जहां पे आपको ये CD में देते हैं एक्चुअली वो पूरा। तो वो मुझे मन है कि वो वाला लूं ताकि घर में भी वीडियो देखूं। तो उसका पता अब जाकर के करने का टाइम आ गया है, अपॉइंटमेंट बेसिकली बुक करने का टाइम आ गया, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2-3 हफ्ते पहले ना बुक कर लो तो बेटर है, वरना ना आपको रेडियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट तुरंत नहीं मिलता है, मतलब सब जगह भीड़ ही भीड़ रहती है। तो अब सोच रही हूँ वो एक काम करके रख लूं। और अंगन मेरे पीछे पड़ा है कि तुम मैटरनिटी शूट का बुकिंग कब करवाओगी, इंस्टा से जाओ, जाकर के बात तो करो, भले 8th मंथ में करवाना है पर उसका भी प्री बुक तो करना पड़ेगा। तो ये सब छोटे छोटे काम है, कर दे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं मेरा दिन कैसे बीत जाता है, मैं कर नहीं पाती। तो वो भी मुझे एक मतलब बहुत लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, बात करना है, कौन सा गाउन देने वाले हैं कौन लोग, कहाँ पे लोकेशन होगा, कैसे शूट होगा, तो वो भी करना है। ये अल्ट्रासाउंड का भी देखना है, सब काम है जो मुझे ही करना है ऑफकोर्स। और मैं बस पता नहीं दिन कैसे काट रही हूँ, कैसे बिता रही हूँ, बीतते जा रहा है, दिन पे दिन बीतते जा रहा हूँ। लग रहा है इतना हो गया, इतना वीक हो गया, इतना वीक हो गया, बहुत कुछ है।